नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का वीडियो पढ़ रहे थे जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जन्म के बारे में बताया जा रहा था, कक्षा 12 अध्याय 1, और ये पार्ट 3 हमारा वीडियो रहेगा। आपको 2 वीडियो में हम बताए हैं कि मतलब जीव जन्म कैसे करते हैं, जीवन अवधि क्या होता है। उसमें आपको बताए थे कि अलैंगिक जन्म के प्रकार के बारे में हम पिछले वीडियो यानी कि वीडियो 2 में बताए थे, पार्ट 2 में। ये हम लोग का 3rd पार्ट है जिसमें हम लोग जानेंगे लैंगिक जन्म के बारे में। तो लैंगिक जन्म में क्या होता है कि जीव अपना जो है अपना संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। जीव क्या करते हैं कि अपना संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। लैंगिक जनन के अंदर उसमें देखे थे हम लोग अलैंगिक में कि केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन जहाँ पर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो इसमें जो है 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है कि एक जो है दोनों जब संलयित होंगे, दोनों मिलेंगे, जब जो दोनों का अंडे निषेचित होंगे तो एक नया संतान उत्पन्न होगा। तो हम आज के क्लास में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, जो जीव अपना संतति उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनन होता है, जो 2 जनन नहीं बल्कि 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक नर होते हैं और दूसरा जो है मादा, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर होते हैं इनमें नर युग्मक का निर्माण होता है। ध्यान से सुनेंगे, नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा। नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा के अंदर जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है। अभी तक आप जाने कि नर में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब युग्मक का निर्माण होता है, जब युग्मक बनते समय, कई बार यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है कि युग्मक जो है बनते समय कौन सा विभाजन होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। जब नर में नर युग्मक बनता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ फिर देखेंगे मादा में भी अगर मादा युग्मक बन रहा है तो वहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें पूरा गुण कितना होता है, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 46। तो मादा में भी गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46। जब युग्मक बनता है, ध्यान से सुनेंगे, जब युग्मक बनता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री मतलब गुण क्या होते हैं, आधा जो है विभाजित होते हैं, टूटते हैं आधा, यानी कि जो क्रॉस जब दोनों संलयित होंगे, ध्यान से समझेंगे, जब दोनों नर व मादा एक साथ मिलेंगे, संलयित होंगे, जनन करेंगे, तो इसको हम क्रॉस करके बता दे रहे हैं। क्रॉस जब करेंगे, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, उस समय क्या होता है कि इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके तहत क्या होता है कि जो 46 गुणसूत्र है, ध्यान से सुनेंगे, जीन है, ये जीन, डीएनए में जीन होता है, आपको बताया जाएगा इसी चैप्टर में, आपको आगे बताया जाएगा। डीएनए के लिए एक अलग हम लोग चैप्टर ही पढ़ेंगे जिसमें डीएनए के बारे में जानेंगे, आरएनए के बारे में जानेंगे कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझेंगे कि ये जो होता है, जो गुणसूत्र आते हैं जो है आधे टूट कर आते हैं, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है इनके अंदर। तो इसके 46 जो हैं और इसके 46 हैं, इसमें से आधे यानी कि 23 और 23 जो है टूट करके आते हैं। और ये पुनः जो है जो नया संतति होता है वो पुनः जो है 23 और 23 दोनों मिलने से बनता है। दोनों जब मिलेगा तब होगा तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो जाएगा। सम मतलब क्या होंगे, दोनों मिलेंगे आपस में। 23 को जो है गुणसूत्र जो है टूट करके मिलता है और 23 + 23 यहाँ पर देख लेंगे, 23 और +23
जो है कुल मिलाकर के 46 होते हैं इंसान। तो यानी मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं। और जो नया दोनों के मतलब नर और मादा के मिलने से जो संतान उत्पन्न होगा उसमें भी गुणसूत्र जो होते हैं 46 हो जाते हैं, यानी कि 23 को जो है टूट करके मिलते हैं गुणसूत्र। ये रही बात आपकी जो है इंसानों के अंदर, मनुष्य के अंदर ये बात हो रही है। जैसे आप कुत्ते को भी देखेंगे, डॉगी को, उसके अंदर भी गुणसूत्र होते हैं। और जो है तितली है, इसमें से गुणसूत्र की संख्या तितली में भी होती है। मतलब जितने भी जीव होते हैं उनमें जो है दो विपरीत, जब जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें जो है 2 विपरीत जनक रहते हैं, एक नर और एक मादा रहेंगे उसमें। तो अभी तक आप जाने कि जो है लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होते हैं कि जब युग्मक जब दोनों संलयित होते हैं तो उसमें से क्या होते हैं कि आधे आधे गुण ही दोनों को मिल करके पुनः एक पूरा गुण वाला चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर इंसान की बात किया जाए तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक जब दोनों आधे आधे टूट कर मिलेंगे तब यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? तो ये 46 गुणसूत्र हो जाएंगे युग्मनज। इसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे। यही जाइगोट क्या होते हैं कि अब देखिए नर में जो है, नर का जो नर युग्मक बनता है ये वृषण के अंदर बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, नर का जो नर युग्मक है वो वृषण में बनता है और मादा का जो मादा युग्मक है वो अंडाशय के अंदर बनता है। जो मादा युग्मक बनता है वो अंडाशय के अंडे के रूप में बनता है और यहाँ पर ये शुक्राणु के रूप में बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मादा में जो मादा युग्मक बनता है उसको हम लोग अंडाशय में बनता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अंडाशय में बनता है। और जो नर का नर युग्मक है वो कहाँ बनता है? तो ये जो है वृषण में बनता है, ये वृषण में बनता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो नर का नर युग्मक है वृषण के अंदर बनेगा। मादा का जो अंडाशय है उसके अंदर मतलब अंडाणु का निर्माण होगा। तो जो मादा भाग है तो मादा में तो जन्म से ही अंडे बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये परिपक्व होते हैं 11 या 12 साल के एज के बाद जो है ये परिपक्व अंडे एक एक करके टूट कर बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग जो है मासिक चक्र के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, MC उसको बोलते हैं हम लोग। तो आगे के क्लासों में हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि वो कैसे मतलब परिपक्व अंडे एक एक करके बाहर आते हैं। उनका एक मासिक सर्कल होता है, डेट वाइज डेट आते हैं। मान लीजिए कि आज जो है आज मान लीजिए कि 15 तारीख है, तो अगले महीने में जो है 15 या 12-13 तारीख के अंतर्गत ये आएंगे। तो ये जो है एक मासिक चक्र होता है जिसके तहत ये आते हैं। इसमें भी कोई खामियां होती हैं, आपको बताएंगे सभी कि जो है जनन करते समय क्या क्या मतलब खामियां हो सकती है, आपको हम बताएंगे। तो अभी आप जानें कि जो है नर में नर युग्मक वृषण के अंदर बनेगा, मादा में जो है मादा युग्मक जो है अंडाशय के अंदर बनेगा, अंडाणु बनेंगे और इसके अंदर शुक्राणु बनेंगे। तो वृषण में क्या इसमें बनेंगे? अंडाशय में अंडाणु बनेंगे, अंडाणु। ध्यान से देखेंगे, अंडाशय के अंदर अंडाणु बनेंगे और वृषण के अंदर जो है नर युग्मक बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। कोशिका की अगर आधार माना जाए, कोशिका के तहत इसको देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है सबसे छोटी कोशिका के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे शुक्राणु को छोटी कोशिका में आप टिक कर सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु होते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो ये अंडाणु होते हैं। एक एज होता है जिस एज में ये रिलीज होने लगते हैं, शुक्राणु जो है नर के शिश्न भाग से ये क्या होने लगते हैं? रिलीज मतलब निकलने लगते हैं। और इसका भी एक एज होता है जिसमें परिपक्व जो अंडे हैं वो एक एज होता है, उस एज से एक एक करके ये बाहर निकलने लगते हैं। तो ये क्या आता है कि अंडाणु का निर्माण किस लिए हुआ था? केवल शुक्राणु से मिलने के लिए ही हुआ है और शुक्राणु का निर्माण अंडाणु से मिलने के लिए होता है। तो ये नर और मादा इसीलिए बनाए गए हैं कि ताकि ये दोनों संलयित होकर के एक नए संतान को जो है उत्पन्न कर सके। तो अभी हम लैंगिक जनन के बारे में आपको बता रहे हैं कि जीव जो हैं अपने संतति को आगे बढ़ाने के, संतान उत्पन्न करने के लिए हमारा जो है आगे वाले पीढ़ी बढ़ते रहे, इसके लिए लैंगिक जनन करते हैं।
पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अलैंगिक जनन के प्रकार बताए थे। उसमें एक चीज़ हम आपको छोड़ दिए थे कि वहाँ पे जो है जो कुछ पौधे होते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं कि ये अलैंगिक के साथ साथ लैंगिक जनन भी होते हैं। जैसे पौधे में एक गुण पाया जाता है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पौधे के एकमात्र भाग कायिक भाग से एक नए जो है पौधे का निर्माण जो है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो आप अलैंगिक में पढ़े थे उसको, लेकिन यहाँ पर आप जानेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पुष्पी पौधे हैं, जो फूल वाले पौधे हैं, उसमें जो है लैंगिक जनन होता है। ध्यान से सुनेंगे, जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो है लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधे में कौन सा जो है लैंगिक जनन होता है, किसमें कैसे होता है, ये आपको हम अभी बताएंगे इसी वीडियो में। थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि जो पुष्पी पौधे होते हैं इसमें जो है दोनों अंग एक ही साथ पाए जाएंगे उभयलिंगी के रूप में। एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, उभयलिंगी क्या होता है, इस सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जानेंगे पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के बारे में बात किया जाए तो फिगर एक बना रहे हैं, उसमें आप एक ही फिगर पर आपको हम सब चीज़ बता देंगे कैसे। ये थोड़ा वीडियो पुश कीजिए, फिगर वो बना दे रहा है ना सर। क्या हाल है सर, ठीक है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर फूल का बना चुके हैं, आपको बता दे रहे हैं कि ये जो नीचे वाला फूल का हिस्सा होता है, ध्यान से, इसको हम लोग तंतु बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और ये जो है ये हिस्सा जो है हरा कलर का होता है। आप किसी भी फूल में देख सकते हैं, पहले जब फूल तैयार होता है, कोढ़ी हम लोग अपने भाषा में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग दल बोलते हैं, बाह्य दल, बाह्य दल बोल सकते हैं। ये जो है हरे कलर का होता है। ये बाह्य दल जो क्या होता है, हरा होता है, हमेशा ये बाह्य दल हरा होता है। उसके बाद बाह्य दल हरा होता है। इसके ऊपर वाला जो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं दल, इसको हम लोग पखुड़ी बोल सकते हैं। दल जो है ये जो होता है ये कलरफुल होता है। ये जो हरे वाले भाग के बाद ऊपर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो है दल है ये पखुड़ी भी इसको बोल सकते हैं, पंखुड़ी, पंखुड़ी भी बोलते हैं, है ना। ये कलर वाला होता है। अधिकतर हम लोग जो है अड़हुल का फूलों में देखते हैं तो हम लोग इसको जो है रेड कलर का देखते हैं। तो यहाँ पे जो है लाल हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ, किसी भी कलर के हो सकते हैं, कलरफुल होता है, हरा नहीं होता है, कलरफुल होता है, दूसरे कलर का होता है। हरा वाला नीचे वाला चीज़ होता है। अब देखेंगे ये जो आकृति निकली हुई है यही जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। और पूरे मतलब एक पूरे इसको अगर इस डंटी की बात किया जाए, देखेंगे ध्यान से, ये इसको हम लोग तंतु बोल सकते हैं, पुतंतु भी बोला जाता है इसको, पुतंतु। और इसको पूरे को बोलेंगे पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर भी पुमंग का निर्माण होता है, पुमंग, पुमंग, पुमंग बनता है इसमें। पुमंग क्या होता है, तो ये जो है पुमंग के अंदर जो है परागकण का निर्माण होता है, परागकण। ध्यान से देखेंगे, परागकण, पुमंग के अंदर क्या बनेगा, परागकण। यही जो है जो फूल है, पुष्प है, इसका जो है नर भाग है, ये नर भाग है, नर भाग है। परागकण क्या है, ये पुष्प के नर भाग है। तो आप इतना इस सब को जाने, डबल इधर नहीं लिख रहे हैं, एक ही साइड लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाए। ये पूरे को हम लोग बोलेंगे पुमंग बोलेंगे। इसमें परागकण बनता है। परागकण क्या होता है, फूल का नर भाग होता है, इसमें परागकण का निर्माण होता है। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, ये वर्तिका है। और केवल इतनी की बात किया जाए तो इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र है। इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे, वर्तिका, और इसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। इसमें जो है एक पतला पतला जो नली दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका, इसको बोलते हैं पराग नलिका। और ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रक्चर रहा। और इस पूरे की बात किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पूरे की इस बीच वाले जो बाह्य दल निकल जाएंगे, बाह्य दल और अंतःदल जो निकल जाएंगे, उसके बाद यही संरचना बचेगी। तो इस पूरे संरचना को हम लोग बोलते हैं जायांग, इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग जायांग,
और केवल इस अंदर वाली फिगर की बात की जाए, ये अंदर वाले फिगर की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, ध्यान से देखेंगे इसी के अंदर जो है ये अंडाणु जो है ये मादा भाग है। स्त्री केसर क्या है? मादा भाग है। और इसी में यहाँ पर न देखिए फूल का ये नर भाग हम आपको बता दें हैं, नर में नर युग्मक बनेगा और ये मादा भाग है। स्त्री केसर क्या है? मादा भाग है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण होगा। हम आपको बताया है कि ये जो है परागकण क्या होता है, जब परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, जब अपने भाषा में हम समझ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि किसी न किसी माध्यम से वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है कि ये इसको मतलब एक्सेप्ट करने वाला जगह होता है, इसको परागकण को एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इसमें चिपचिपा द्रव पाया जाता है वर्तिकाग्र पे, जो क्या करते हैं परागकण को चिपचिपा बना देते हैं और वहाँ से ये अंकुरित होकर पराग नलिका के माध्यम से, इस नली के माध्यम से इधर जो है घूम करके स्त्री केसर वाले भाग यानी कि अंडाशय वाले भाग में जाकर के मिल जाता है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि नर का नर युग्मक जब आकर के मादा युग्मक से बनेगा तो क्या होगा, इसमें जो है ये एक पूरा बीजांड का निर्माण करेगा। तो ये रहा फिगर। आपको हम पता है कि हमें लग रहा है कि आपको बेहतर तरीक़े से समझ में आया होगा जो है। अगर तो अभी जो है लैंगिक जनन में हम जाने कि जीव जो है अपना संतति उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन लैंगिक जनन जो है इंसानों के साथ साथ पौधों में भी होता है। कौन से पौधे? तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो ये पुष्प का एक फिगर बना करके हम आपको बताए हैं कि कौन सा भाग जो है पुष्प का नर भाग है और कौन सा मादा भाग है, और कैसे ये मिल करके एक बीजांड का निर्माण करते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, ये सभी चीज़ इस फिगर में हम आपको बता चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और जितने भी पॉइंट्स इसमें बाकी लग रहे हैं तो पार्ट 4 वीडियो में जो है पार्ट इसका 4 हम बनाएंगे, उसमें जब लगभग इस चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है 12th क्लास का कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो स्टूडेंट्स अगर हमसे क्लास में आकर पढ़ना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आकर के क्लास में हमसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी व्यवस्था है। अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लाइव क्लास की व्यवस्था भी हो जाएगी जिसमें एक टाइमिंग दिया जाएगा आपको कि आप आकर के हमसे लाइव पढ़ें। क्लास में भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय तो कोरोना का माहौल है तो इसमें तो जो है क्लास में तो हम आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है, बीमारी बढ़ रहा है। तो जैसे भी है आप कमेंट सेक्शन में जो है आप कहेंगे, तो अगर आप कहेंगे कि इससे फास्ट थोड़ा जो है परीक्षा का डेट आ गया है तो उसमें जो है उस अनुसार परीक्षा के डेट के अनुसार पढ़ाया जाए तो भी जो है हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ये सारे बातें को लिख करके हम कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।